सभी को गुड मॉर्निंग। खा लिया भाई? चने पने हो गए तुम्हारे खत्म? चिप्स विप्स आ गए? चखना। वेरी नाइस, क्या बात है। ओके, तो हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है। अच्छा, इसका बैकअप भी अपलोड हो रहा है। कल शायद मैंने एक वीडियो डाली हुई है और एक कल आएगी। ठीक है, एक दिन इकोनॉमिक्स 5:30 बजे आ रहा है और एक दिन लॉ आ रहा है 8 बजे रात को। डे क्या है? आई थिंक एमडब्ल्यू लॉ आ रहा है और टीटीएस इको आ रहा है। अब मैं बीच में संडे का सोच रहा हूँ, संडे का तुम्हारा है वो राइटिंग वाला, एमटीपी आरटीपी इन सब पे काम किया जाए। हाँ यार, ऑनलाइन तो नहीं कराएंगे, ऑफलाइन। ठीक है, देखते हैं, नहीं तो अदरवाइज देन संडे एक्स्ट्रा क्लास लेके करवाना पड़ेगा, बट कराऊंगा स्टार्ट। अभी मेरा 4 या 5 दिन में इंटरमीडिएट का बैच खत्म होने वाला है, टैक्सेशन का। तो प्रयास करूंगा कि सुबह वहां पर अगर मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है तुम्हारे साथ, तो एमटीपी आरटीपी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। नहीं मिलता तो संडेज में देखेंगे, नहीं तो स्टार्ट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। इस वीक तो नहीं, अगले वीक से पूरा राइटिंग प्रैक्टिस सिनेरियो। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। अभी आप सभी के पास 1 हफ्ता है। कुछ एक आधा बच्चा जो अभी नया जुड़ा हुआ है उसको भी बोलूंगा, और जो अभी आप सभी पढ़ रहे हो, फास्ट फॉरवर्ड पे ही क्यों ना सारी की सारी क्लासेस जो पिछली हुई है वो सब देख मारो। अब आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। जब हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वही सारे प्रोविजन सामने आएंगे। क्लासेस देख के इमीडिएटली सारे नोट्स प्लस आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो सब कुछ लिखना है हमें। ठीक है, तो 1 हफ्ता और दो, 1 हफ्ते बाद हम लोग सब कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट का एमटीपी आरटीपी एवरीथिंग वी विल स्टार्ट। ओके, हम लोग हैं यूनिट नंबर 3 पे, और यूनिट नंबर 3 का दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा है, नाम है फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट के टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले यूनिट नंबर 3 में अभी तक जो भी पढ़ा है उसकी रिवीजन। यूनिट 3 टोटल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने यूनिट्स हैं? 9 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 1 से लेकर 9 तक हमें देखने हैं। यूनिट 1 हमारा पूरा कवर हो चुका है, यूनिट 2 हमारा पूरा कवर हो चुका है, यूनिट नंबर 3 हमारा कुछ बीच में है, अभी चल रहा है, 2 क्लास हुई है उसकी। आज एक मेजर पोर्शन हम उसका कंप्लीट कर देंगे यूनिट नंबर 3 का। तो मेरे दोस्त, यूनिट 3 जब शुरू कराया तो यूनिट का नाम क्या है? अदर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए और कौन कौन से एसेंशियल्स की जरूरत होती है वो इस यूनिट नंबर 3 के माध्यम से आपको बताया गया। तो इस यूनिट में हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये आपको क्लियर है? 4 के 4 टॉपिक। पहले टॉपिक का नाम था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे का फ्री कंसेंट जो चल रहा है, और तीसरे का है लॉफुल पर्पस, और चौथे का है एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। वॉइड शब्द सबको पता है, यूजलेस। तो मैंने सबसे पहला जब आपको पढ़ाया कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता था? मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला, पहले तो इसकी हिंदी बोली, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी मतलब औकात, हिंदी में दिल्ली की लैंग्वेज में मतलब योग्यता, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की एबिलिटी। तो इस वर्ल्ड में सबके सब एबल होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, माइनर को छोड़कर, अनसाउंड माइंड को छोड़कर, और कुछ लोग हैं जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हैं उनको छोड़कर। Every person in this world are capable to enter into a valid contract, otherwise than minor, unsound mind and person disqualified by law. All well. तो मैंने क्या करा, इन तीनों को स्पेसिफिकली वर्ड टू वर्ड समझाया। पहले मैंने माइनर के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, है ना? तो माइनर की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में। Minor means the person who has not completed his 18 year of age under Indian Majority Act 1875.
लेकिन दो केसेस में माइनर की उम्र जो है वो 18 साल नहीं है, वो क्या है, 21 साल है। जब माइनर की प्रॉपर्टी को रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रार कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होता है या माइनर के गार्जियन कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो फिर माइनर के लिए कुछ रूल्स हम लोगों ने देखे थे, रूल्स अबाउट माइनर। तो माइनर के रूल्स क्या है, सबसे पहला है माइनर के साथ अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड अब इनिशियो होता है। वॉइड अब इनिशियो मतलब यूजलेस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो यहाँ एक केस पढ़ाया था मैंने, मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। आप अगर मेरे YouTube चैनल पे जाओगे तो एक चैनल खोलते ही एक वीडियो आती है, खोलते ही एक प्रमोशनल वीडियो आती है, वो यही वाली वीडियो है, मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। फिर मैंने आपको दूसरा बताया कि माइनर्स एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड। इट मींस अगर आपने एक बार माइनर के साथ एग्रीमेंट कर दिया है तो वो एग्रीमेंट रेटिफाइड यानी कि कंफर्म नहीं हो सकता। एक बार वॉइड हो गया, हमेशा वॉइड रहेगा। फिर था माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है। माइनर स्टॉपेल कंसेप्ट का, स्टॉपेल का कंसेप्ट माइनर पे अप्लाई, यानी कि माइनर अपनी माइनॉरिटी छुपा सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कभी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो तो माइनर की माइनॉरिटी को आप चेक करना, यानी कि माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी। या मैंने ऐसे भी लिखवाया है नोट्स में कि माइनर फ्रॉडुलेंटली अपने आप को क्या बोल सकता है कि मैं मेजर हूं और आपसे लोन ले लेगा, तो आपको सावधान रहना है वहां पर। सही है। फिर था कि माइनर को लेकिन अगर आप नेसेसरीज सप्लाई करते हो, नेसेसरीज मींस नेसेसरीज नॉट लग्जरी। if you are supplying necessaries to the minor, then in future you can recover the amount from minor's property only, not even minor's guardian property, only minor की प्रॉपर्टी से। ठीक था। फिर माइनर के गार्जियन माइनर की एक्टिविटीज पे लाइबल नहीं हो सकते हैं। माइनर एजेंट हो सकता है लेकिन वो कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होगा। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता फॉर्म में, बट वो एडमिटेड हो सकता है इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ये था माइनर पहला। ओके, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रिवाइजिंग। ठीक है, अभी पिछली 2 क्लास रिवाइज करा रहा हूं। दूसरा पॉइंट, माइनर के बाद अनसाउंड माइंड इज नॉट एबल टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो what is the meaning of unsound mind? It means the person who is not able to understand the terms and condition of the contract is called unsound mind person. ये वो बंदा होता है जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं समझ पाता, उसको हम क्या कहते हैं, अनसाउंड माइंड। समझ गए जी। तो कौन कौन होते हैं, तो अनसाउंड माइंड में कई सारे लोग होते हैं। एक होता है हमारा ल्यूनैटिक पर्सन, एक इंसेन पर्सन, ड्रंकन पर्सन, है ना। तो ये सारे पर्सन एबल नहीं है। अच्छा एक बात और देखो, ड्रंकन पर्सन कब एबल नहीं है, जब वो ड्रंकन हो और नॉर्मल सुबह सुबह दूध लेने गया, उसको दूध नहीं देना, भाई नहीं तू बेवड़ा है, ए भाई मैं शाम को बेवड़ा होता हूँ, सुबह तो दूध दे मेरे को। समझ रहे हो। तो एक सिंपल लैंग्वेज में, अनसाउंड माइंड पर्सन कैन मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हिज माइंड साउंड। A sound mind person cannot make any contract when at the time of making contract his mind is। दिन भर कोई भी पर्सन है वो नॉर्मल रहता है, वो शराब नहीं पीता, बट शाम को मान लो 8 बजे के बाद पैग वैग मार लिए 2 4 10, तो 10 पैग कुछ, बाजियों से पूछो 10 पैग कुछ नहीं होते। सरदार पीते हैं ना, सरदार जी शाम को, उनके लिए कोई टेंशन, 12 15 पी के मस्त घूम के घर जाते हैं। ठीक है। ओके, अनसाउंड माइंड। तीसरा था पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय। तो कौन कौन से लोग कानून ने डिस्क्वालिफाइड किए हुए, 5 ऐसे लोग हैं, 5 ऐसे लोग हैं जिनको कानून ने स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड किया हुआ है। तो 5 में से सबसे पहला कौन सा है, एलियन इनेमी, दूसरा दूसरा इंसॉल्वेंट, तीसरा कन्विक्टेड पर्सन, चौथा गवर्नमेंट ऑफिसर, और जॉइंट नहीं, स्टॉक कंपनी 5वां है। पहले चौथे को देखते हैं। एक तो सवर्गेन ऑफिसर होते हैं, या वो जो एम्बेसी वगैरह में
काम करते हैं, बट ये हमेशा डिस्क्वालीफाइड नहीं है। जब ये अपनी लिमिट क्रॉस कर देंगे देन दे आर डिस्क्वालीफाइड। एंड द लास्ट वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जब कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा तो ये लाइन और मैं रेफर करूंगा तुम्हें वहां पर भी। कंपनी का एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। कंपनी अपने ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड जाकर, जैसे आप सभी ने पापा से फीस ली सीए फाउंडेशन जमा कराने की और जाके खेला है जुआ, तो कितना ऑब्जेक्ट तुमने तोड़ा ऑब्जेक्ट, तो कुटावा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा शाम को, अच्छे वाला। चलो ये तो ये दो बात हो गई। फिर हमने तीसरा स्टार्ट किया, मतलब ये कैपेसिटी मेरा खत्म हो गया। पूरा एक लेक्चर दिया था मैंने कैपेसिटी को, तो एक 1.25 घंटे का लेक्चर मैंने यहाँ 10 मिनट में रिवाइज करवाया। अब नेक्स्ट, फ्री कंसेंट होना चाहिए। सेक्शन 13 से शुरुआत हुई थी इसकी। कंसेंट का मीनिंग बताया था। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट, 15 कोयर्जन, 16 अंडू इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिस रिप्रेजेंटेशन, 20 से 22 मिस्टेक और 19 से अंडू इन्फ्लुएंस के अंदर भी है। सर क्या कह रहे हो, ये नंबरिंग पंबरिंग समझ नहीं आती? आती है नहीं आती? अगर नहीं आएगी तो फेल हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं गलत नहीं बोलता मैम, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करता हूँ। जहाँ जरूरत है वहाँ है। तुम में से कोई भी बेचारा नहीं है, पहली बात। अपने आप को बेचारा मत समझना। 7-8 घंटे 10 घंटे अगर घर में पढ़ते हो तो अपने खुद के लिए पढ़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे। बाद में खुद ही बोलोगे आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, पूरा नाम सीए के आगे, है ना। तो फिर अच्छे तरीके से और मेहनत करो सबके सब, पहले भी बोला हुआ है। 29% रिजल्ट में नहीं हो तुम लोग सॉरी 29 के अंदर हो तुम, फेल वालों में नहीं हो, आउट ऑफ 100। तो तुम्हें अपने आप को इस तरीके से काम करना है। कम से कम टारगेट होना चाहिए 320 का आउट ऑफ 400 मिनिमम। नहीं आते? अगर आते हैं तभी बोल रहा हूँ ना, समझे नहीं? अगर मेरा टारगेट ही BMW गाड़ी का, फॉर्च्यूनर का नहीं है, तो मैं नॉर्मल कार भी कैसे खरीदूंगा? है ना भाई, गाड़ी खरीदनी है BMW, लिख के दे रहा हूँ, क्रेटा तो आ ही जाएगी। और तुम्हारा टारगेट ही साइकिल का है तो सालों मरोगे पैदल चल के फिर। नहीं समझे? सेट योर टारगेट, हार नहीं माननी। कोई भी हार नहीं मानेगा, बिल्कुल कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी। ना तो पुरुष आप लोगों को, ना स्त्रियों आप लोगों को। ऐसा ही। अच्छा, स्त्रियां हार तभी स्वीकार करती है जब वो सोने का हो। ठीक है, एक हस्बैंड की जुबान से। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉड स्टार्ट कर दे, सेक्शन नंबर 17। तो फ्रॉड क्या कहता है? फ्रॉड मतलब कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा, मैं अभी भी रिवाइज ही चल रहा है ना, फ्रॉड आधा हुआ था। नहीं नहीं, फ्रॉड नहीं, अभी इससे पहले कोएर्जन एंड इन्फ्लुएंस भी तो है। ठीक है, तो कंसेंट का मतलब क्या होता है? तो सर, जब भी आप किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है दैट यू आर, इफ यू आर मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पर्सन देन कॉन्सेंसस एडिडम लगता है उसका, मतलब सेम माइंड सेम सेंस लग जाता है। तो फिर जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो किसी के साथ कोई जबरदस्ती, फिजिकल फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या इनोसेंट मिसस्टेटमेंट यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन मत करना, वरना वो चीज वॉइडेबल हो जाती है एट द ऑप्शन ऑफ, बोलो ना, एग्रीव्ड पार्टी, है ना। तो फिर कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर कंसेंट फ्री नहीं होती है? एक तो कोएर्जन था, नंबर 1, नंबर 2 इज, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 1 कोएर्जन। तो कोएर्जन का मतलब, वैसे सेक्शन वाइज शुरू करें तो सेक्शन नंबर 15 कहता है कोएर्जन का मतलब होता है मैं किसी और पार्टी की कंसेंट ऑब्टेन कर रहा हूं, या तो एक्चुअली में कमिट कर कर, या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्टिविटी विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, जिसको आईपीसी ने मना कर रखा है। बेटे फोन साइड रख, किसी को आइंदा क्लास में देख लेना फोन चलाते हो, फेंक दूंगा फोन और बंदे को, दोनों को बाहर। सुनो जी, तो कोएर्जन मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। सही है? और अगर करते हो तो सामने वाला पर्सन जिसके साथ किया वो एग्रीव्ड हो गया और आप क्या हो? डिफेंडेंट हो। सुसाइड करने की धमकी देना क्या होता है? कोएर्जन होता है। एक पहला पॉइंट कोएर्जन का ये होता है, इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है
एक क्वेश्चन कोएर्जन पे ये आ सकता है कि अगर मैं आपके साथ में धमका रहा हूं, बट मैं नहीं धमका रहा, मैंने किसी थर्ड पार्टी से फोन करवाया या थर्ड पार्टी से कोई सुपारी दी, तो भी कोएर्जन होता है। मतलब थर्ड पार्टी कैन डू कोएर्जन। तो इफेक्ट ऑफ कोएर्जन क्या होता है? वॉइडेबल होता है। और कोर्ट में प्रूफ कौन करेगा मेरे साथ गलत हुआ है? आंसर दे दिया मैंने, मेरे साथ गलत, मतलब एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में प्रूफ करती है। इंग्लैंड में कोएर्जन को ड्यूरेस कहते हैं, बुक में नहीं था, वैसे ही बता दिया था। डन था। यस सर। ओह क्यों नहीं होगी भाई, वो दाऊद क्या मतलब ऐसे ही दुबई गया हुआ, इंडिया नहीं रह सकता था? डिपेंड करता है कोर्ट पे क्या सजा मिलेगी। सजा हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है लाइबल कौन होगा। हाँ, थर्ड पार्टी जो धमकी दे रही है वो इनोसेंट थोड़ी है। ऐसे मजाक में थोड़ी कह रहा मर्डर कर दूंगा है। है ना। चलो, तो ये हो गया अपना कोएर्जन। ऑल वेल है सबका कोएर्जन। सेक्शन 16 पे आते हैं। सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट मींस ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ अदर पार्टी बाय मोरल प्रेशर। इट मींस ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी बाय डोमिनेटिंग द विल ऑफ अदर। तुम्हारी विल को मैं डोमिनेट कर रहा हूं। विल मतलब तुम्हारी जो सोच है उसको डोमिनेट मैं करता हूं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हमेशा होता है। हस्बैंड नहीं चाहता करना पड़ता है, वाइफ नहीं चाहती वो उसको करना पड़ता है। दोनों ही कमीने। हाँ जी, एक कोई सिंगल रिलेशन नहीं है यहाँ पर कि वाइफ ही अच्छी हो हस्बैंड बेकार है, या हस्बैंड अच्छा है तो वाइफ नहीं। दोनों ही कमीने, सिचुएशन टू सिचुएशन। और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। कई रिलेशन ऐसे हैं जिसमें इनसे अच्छा रिलेशन ही नहीं है किसी का। अगर अच्छी जोड़ी मिल गई और बुरी मिल गई तो भाई साहब नरक है, फिर इससे बुरी जिंदगी नहीं है कोई। फिर तो आप चाहे कितना पैसा कमा लो, कुछ कमा लो, आप परेशान रहोगे। कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर ट्रेनों के आगे कट के मर गए, सुसाइड कर लिया, क्यों? बीवी से नहीं बनती। वाइफों के एग्जाम्पल नहीं आए ऐसे आज तक। आगे बढ़ते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशन का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन मैंने एग्जाम्पल दिया था, मेरा बेटा बोले मेरे को तो मैं चल भाई ठीक है, मेरी विल वो हिला सकता है, पड़ोसी का बेटा हिला सकता है विल, है ना। तो वो बोलेगा तो कूटूंगा उसको, अपने घर की भी सारी उसी पे उतार दूंगा। सही है। तो ये हो गया, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, रिलेशन का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन। फिर आई बात फ्रॉड की। थोड़ा सा पढ़ाया था मैंने फ्रॉड पिछली क्लास में, जो भी पढ़ाया था वो बता रहा हूँ। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, तो मैं अभी तीनों टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। एंड देन फिर हम इसको कहां से पढ़ेंगे, तीनों को ही बुक से एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक आउट ऑफ 4 दो खत्म हो जाएंगे, दोनों ही बड़े बड़े थे, बाकी के दो बहुत बड़े नहीं है। तीसरा है लॉफुल पर्पस, एक क्लास उसमें लगती है। तो फ्रॉड क्या होता है, तो फ्रॉड का मतलब मैंने बताया था, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट या कोई विलफुल कॉन्सीलमेंट कर रहे हो। कॉन्सीलमेंट मतलब हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो। फ्रॉड मीन्स कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट या विलफुल कॉन्सीलमेंट, इट में छुपाना कोई भी इंपॉर्टेंट जिसको आप मटेरियल बात बोलते हो, विद एन इंटेंट टू डिसीव अदर पार्टी। क्यों कर रहा हूं मैं ये काम? सामने वाले को डिसीव करने के लिए। डिसीव मतलब क्या होता है? इंड्यूस करने के लिए, धोखा देने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल दिया था मोबाइल फोन वाला, याद है? नेहरू पुलिस वाला N73। ठीक है। तो ये है, तो फ्रॉड में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो कई सारी चीजें हो सकती है। फ्रॉड एक बहुत ही वेरीड टर्म है, फ्रॉड के कई तरीके हो सकते हैं और ये तरीके बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यहां उन कुछ तरीकों को बताया गया। तो ये डिफरेंस जो ये जो पॉइंट है एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है, इसमें कुछ और भी आ सकता है। तो फ्रॉड इंक्लूड नंबर 1 एनी फॉल्स स्टेटमेंट, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट। तो कहता है एनी रॉन्ग सजेशन नोइंग दैट इट इज नॉट ट्रू। मैं कोई रॉन्ग सजेशन दे रहा हूं और मैं जानता हूं कि ये चीज सही नहीं है, इसको क्या बोलोगे आप? फ्रॉड बोलोगे।
कोई भी एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ डिफरेंस कर रहा हूं, मैं आपको चेयर बेच रहा हूं, नई चेयर है, मैंने बेच दी, बाद में आपको पता लगा वो चेयर तो पुरानी थी, उसमें क्या कर रखा था, पेंट कर रखा। और यहां मैंने एक स्कूटर का शायद एग्जांपल दिया हुआ था। इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस, ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी होता है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, जैसे आपसे मैडम ने फीस ले ली और हमें पता है बैच बनाएंगे ही, बनेगा बेटे बनेगा, नेक्स्ट वीक पैसे वैसे ले लिए, 100-150 बच्चों के, निकल लिए भाई यहाँ से, आराम से घूम रहे भूटान में। आई समझ में बात, सस्ता है ना थोड़ा। फिर है डिसेप्शन की बात। डिसेप्शन मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो फिटेड टू डिसीव होता है, जहां हम इंड्यूस कर रहे हैं किसी को। मैंने आपको नया फोन बेचा नए बॉक्स में, लेकिन दिया पुराना फोन, रॉन्ग है ना भाई। जैसे आप सभी ने फीस दी, अब मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास दिखा रहा हूँ, टीचर नहीं है, ये टीवी चल रहा है बस, गलत है। ये सारी क्लासेस मेरे पास रिकॉर्डेड है, आप सभी मानते हो होगी या नहीं होगी, क्योंकि इससे पिछले अटेम्प्ट में मैंने 75 वीडियोस अपलोड की थी, इस बार भी 18-19 कर चुका हूँ नए सेशन के लिए। तो अभी जो वीडियोस अपलोड हो रही है सितंबर और जनवरी के लिए, सितंबर 24, जनवरी 25। फिर जब ये हो जाएगा तो और करते रहेंगे हम। लेकिन मैं फेस टू फेस एडमिशन लेने वाले बच्चों को ये वीडियोस नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फीस मैंने कौन सी ली है, सामने बैठ के पढ़ाने के लिए। हाँ, अगर बोल के बेचूं कि ऑनलाइन है तो फिर ऑनलाइन, वो अलग चीज है। ऑल वेल, या कोई और एक्टिविटी जो डिक्लेयर्ड है फ्रॉड अंडर एनी लॉ, यहीं तक हम लोगों ने पढ़ाई की थी। ऑल वेल है, तो आज की क्लास हमारी शुरू करते हैं। तो अभी तक मैंने क्या करा, अभी पूरा रिवाइज करवा दिया आप लोगों को। कैसा लग रहा है जी लॉ? 1-2 मिनट आपसे ऐसे पूछे, लॉ कैसा लग रहा है? तो ज्यादा इजी इको लग रहा होगा, है ना? दो कारण है उसके, एक तो स्टडी मैथ से चल रहा है, दूसरा है वो ऑब्जेक्टिव है। इमीडिएटली आंसर करके पता लग जाता है, यस हमने कर लिया। लॉ जो है वो कंसिस्टेंसी मांगता है आपसे। इको में एक बार को एक क्लास छोड़ दिया आपने तो वो आप कवरिंग कर लेते हो, लॉ में छोड़ दी रहे तो कवरिंग होनी हो तो तभी भी जाती है, बट एक वो हो जाता है मन में, यार पिछली क्लास नहीं थी, आज आएगी, समझ में नहीं आएगी। और दूसरी चीज, लॉ मांगता है आपको समझना इज ओनली 40-50%, राइटिंग प्रैक्टिस इज मोर देन 50%। और जितने केस स्टडीज करके जाओगे उतना ही पेपर में फिर तुम टेंशन में रहोगे। जैसे अभी कल परसों पेपर हुआ था, मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा तो पढ़ा ही नहीं है तुम लोगों ने। तो कई बच्चों के मैसेज आए, सर तगड़ा पेपर गया, बढ़िया पेपर गया, अच्छा पेपर गया। 2-4-5 के ऐसे भी आए कि सर पेपर तो अच्छा गया बट 1-2 क्वेश्चन छूट गए। तो एक रिव्यू इस तरीके से जो मुझे मिला, तो मैं दोनों ही के बारे में बताता हूँ। जिन्होंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस विद ऑल केस स्टडीज इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया करी हुई है, उस बच्चे को दिक्कत ही नहीं आ सकती कभी। और जो सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन पढ़ के पहुंच गया तो वो हिल जाएगा। तो आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है पढ़ने का, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। तो वो कैसे आएंगे, केस स्टडी पढ़ के। लेकिन केस को सॉल्व कैसे करोगे, जब तक आपको प्रोविजन अगर नहीं पता तो केस सॉल्व नहीं होने वाले। तो मैं आपको एक वीक दे रहा हूँ, आज से, आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे तक आपके पास एक हफ्ता है, एक वीक 8 दिन मैं आपको दे रहा हूँ कि अभी तक की जितनी क्लासेस हुई हैं उन सबको ऐसा रट्टा सा मार लो बढ़िया वाला, क्योंकि कंसेप्ट तो क्लियर है, क्यों पढ़ रहे हैं क्यों नहीं पढ़ रहे, वर्ड का मतलब ये वो, अब अच्छे से याद कर लो। स्टडी मैट को बहुत अच्छे से मेहनत करना, फिर हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको अच्छे से आएगा समझ में। हर यूनिट के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे हम लोग। मैं कह रहा हूँ ना, अभी वो देखेंगे कि हम किस दिन करेंगे। तुम्हारे पास, तुम ये मान लो तुम्हारे पास एक हफ्ता है, अभी डिसाइडेड नहीं है कि किस दिन से शुरू करेंगे, बट मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट वीक किसी ना किसी दिन हम स्टार्ट कर देंगे। नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं एक दिन लॉ की क्लास नहीं लूंगा, उस दिन लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा। नहीं समझे, एक दिन हम इसको छोड़ देंगे,
उस दिन राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले से बता दूंगा, उस दिन आप बताना। आपका तो ऑब्जेक्टिव है। सीए का दोगे? अरे क्या बात है भाई, मजा आ गया। तो फिर आना जरूर, ठीक है। प्रेरित हो गई। अच्छा है, ठीक है, डन। ओके, तो नेक्स्ट वीक में करेंगे, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो अब हम करते हैं फ्रॉड का इफेक्ट क्या होता है। तो मेरे मालिकों, फ्रॉड का इफेक्ट ये होता है कि फ्रॉड अवॉइडेबल होता है। क्या होता है? होता है नहीं होता? अरे भाई, चार की चार चीजें, चाहे वो कोएर्जन हो, चाहे वो अंडीव इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो फ्रॉड हो, चाहे वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो, चारों चीजें क्या होती है? वो वॉइडेबल होती है। वॉइडेबल क्या है? जिसने फ्रॉड किया वो डिफेंडेंट, जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो एग्रीव। अच्छा, कोर्ट में प्रूफ कौन करता है मेरे साथ फ्रॉड हो? करने वाला। जज देखो, मैंने किया है, मैंने किया है, मेरा नाम लिखो, ऐसे नहीं होता। वहां कौन करता है प्रूफ? एग्रीमेंट करता है। तो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड वॉइडेबल। हाउ एवर, अच्छा एक बात और है, हाउ एवर इफ फ्रॉड डज नॉट इंड्यूस ए पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ही कैन नॉट क्लेम फ्रॉड और गेट द कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। यानी कि फ्रॉड अगर किसी को इंड्यूस नहीं करता, इंड्यूस नहीं करता, क्योंकि फ्रॉड की डेफिनेशन में लिखा है डिसीव। डिसीव मतलब इंड्यूस करना। और अगर मैं आपको इंड्यूस नहीं कर रहा, आप फिर भी मतलब कहीं गए सामान लेने, मैं आपको नहीं बेच रहा, मेरे पास स्कूटर है, खराब है, नहीं बेच रहा, अब आप जबरदस्ती करो, नहीं बेच, मैं तो लूंगा, मैं तो लेके ही जाऊंगा, तो ले जा फिर। तो क्या मैंने इंड्यूस किया? बाद में पता लगा ब्रेक फेल थी, मर गया वो, खाई में गिर गया, अब क्या करें? है? अरे बोल तो रहा, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं कहा मैं नहीं बेच रहा, तू कह रहा है मैं तो खरीदूंगा, मेरा नाम चलता है मार्केट में। चल फिर तेरे नाम के आगे लेट लगवाते हैं हम, ठीक है। ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको इंड्यूस नहीं कर रहा हूं तो वो फ्रॉड नहीं है, आप खुद ही इंड्यूस होने आ रहे हो। आ बैल मुझे मार, बैल के आगे भांगड़ा करोगे तो मारेगा नहीं आगे, तो इसमें बैल की गलती है तुम्हारी? तुम्हारी, वो भी लाल टी शर्ट पहन के, ठीक है। थोड़ा बच के रहियो आज। आगे बढ़ते हैं। तो साइलेंस एज ए फ्रॉड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझना। टॉपिक क्या है? साइलेंस एज ए फ्रॉड। पहले मैं इसको सेपरेटली समझाने जा रहा हूं, फिर आपको बताएंगे। टॉपिक क्या है? साइलेंस एज ए फ्रॉड। मतलब टॉपिक ये कह रहा है कि क्या साइलेंट रहना फ्रॉड होता है? जैसे यहाँ ए बंदा है, ये बी है, ए बी की दुकान में गया। जैसे आप बिग बाजार गए हो, बिग बाजार में सेल्फ सर्विस होती है, तो ए बी की दुकान पे गया, खुद ही सामान उठाया, काउंटर पे पैसे दिए, सामान घर ले गया। सामान में उसके पर्पस के अकॉर्डिंगली वो सामान नहीं था, तो क्या वो सेलर को कुछ बोल सकता है? यहां सेलर का साइलेंट रहना फ्रॉड। तो जनरली रिमेनिंग साइलेंट फ्रॉड नहीं होता। ऑल वेल। लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस अभी बताऊंगा। एक्सेप्शन का नाम है जी, अभी मैं पूरा ये क्लियर करता हूं। देखो, जनरली साइलेंस और रिमेनिंग साइलेंट इज नॉट फ्रॉड। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेलर शुड गाइड द बायर इन सेलेक्टिंग द। मैंने पहले सीधा एग्जांपल ही आपको बिग बाजार या डी मार्ट का दिया। क्या वहां पर सेलर बायर को गाइड करता है? सामान रखा हुआ है, पसंद जो है ले लो। अगर बायर ने रॉन्गली सेलेक्ट किया है अनस्यूटेबल गुड्स, देन ही कैन नॉट अवॉइड या रिस्काइंड या कैंसिल द। समझ गए? अब जैसे रेस्टोरेंट में जाके करेले ऑर्डर कर रहे हो, खा के कह रहे हो क्या कड़वा खिला दिया, केस करूंगा तेरे ऊपर। वो तो गधे, करेले का नेचर यही होता है। मैंने तुझे बोला था खाने को, नहीं आया समझ? देखो यहां पर क्या है, पुचकू ने क्या करा,
पुचकू परचेज यूज कंप्यूटर, खुद ही सोच रहा है, थिंकिंग कंप्यूटर इज इम्पोर्टेड फ्रॉम, कंप्यूटर के आगे ना यूएसए का झंडा लगा हुआ था, लोग लगा नहीं देते अपने प्रोडक्ट पे ऐसे। उसने कहा भाई ये तो यूएसए का माल है। तो पुचकी ने क्या करा, पुचकी फेल टू डिस्क्लोज द फैक्ट टू पुचकू, पुचकी को क्या पता तेरे मन में क्या चल रहा है। तो ऑन नोइंग द फैक्ट पुचकू वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज हियर इज नो। अब तुम अपने आप से मन से कुछ सोच लो, मेरी क्या गलती, ऑल वेल। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब दो सिचुएशन ऐसी है जहां पर अगर सेलर चुप भी रहा तो भी फ्रॉड माना जाएगा। नंबर वन, व्हेन गुड्स सोल्ड आर ऑफ डेंजरस नेचर। कौन से नेचर का गुड्स है, वहां सेलर बताएगा, ये ड्यूटी है सेलर। जैसे आपने सिगरेट का डब्बा देखा है, अच्छा एक बात बताओ, सबको पता है ना सिगरेट बुरी बात है। छोटा बच्चा जो होता है ना 2 साल 1 साल का, उसके आगे फूक के देखो, वो भी बोल देगा कि अंकल या पापा जो भी फूक रहा होगा कि पापा ये गंदा है। कई पापा लोग ना अपने बच्चे के होने के बाद सिगरेट छोड़ते हैं, क्यों, बच्चे फिर पॉइंट आउट कर देते हैं। अच्छे समझदार पापाओं की बात कर रहा हूँ, नशेड़ियों की नहीं कर रहा। समझदार पापा लोग के बच्चे बोलते हैं कि पापा ये तो गंदा है, पापा को लग जाती है बात, नहीं यार मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, वो छोड़ देते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो चेन स्मोकर था, चेन मतलब कंसिस्टेंट, एक खत्म दूसरी चालू। फिर उसकी बेटी हो गई, फिर भी नहीं छोड़ा उसने। उसकी बेटी 1.5 2 साल की हो गई तो उसने बोल दिया एक दिन पापा को, पापा बोले इधर आओ, कह रहे नहीं आपके अंदर से स्मेल आती है। तो अब उसकी बेटी 7 साल की, 6 साल की हो गई शायद, और उसने फिर छोड़ दिया। उस दिन के बाद कभी नहीं किया। चल सही है, कहीं तो सुधरा तू। उस वजह से उसकी बीवी नाराज हो गई, मतलब तुम मुझसे कम प्यार करते हो। बीवियों का भी अलग ही होता है। कह रहा तू मुझे दिन रात परेशान करती है, कहती दोपहर को भी करूंगी, ठीक है। दिन रात में दोपहर भी जोड़। चलो जी, तो अब मैं बात कर रहा हूं एक्सेप्शंस की। नंबर वन, व्हेन गुड्स सोल्ड आर ऑफ डेंजरस नेचर, जैसे सिगरेट का पैकेट, उस पैकेट पे लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू, इट कॉजेज कैंसर। मान लो मैं एक पागल घोड़ा तुम्हें बेच रहा हूं, मुझे पता है वो पागल है, मुझे पता है वो एक सिचुएशन में आके वो पगला जाता है, फिर वो किसी अपने बाप की भी नहीं सुनता, और वो घोड़ा मैं आपको बेच रहा हूं, तो बता के बेचूंगा ऐसी। या कोई घोड़ा है जो कि रेड कपड़ों में किसी भी पर्सन को देख के बिलक जाता है, बाकी नॉर्मल रहता है वो, तो डेंजरस नेचर है या नहीं है, तो मैं एक्सप्लेन करूं या नहीं। तो यहां अगर मैं चुप रहा तो मेरी गलती। पहली बात आ गई समझ। जैसे शराब की बोतलें, उस पर लिखा होता है ना ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या दुनिया को नहीं पता है गंदा है, क्यों लिखा होता है, क्योंकि वो डेंजरस नेचर का प्रोडक्ट है। तेजाब की बोतल देखी है, उस पर लिखा होता है। कोलगेट देगा, कोलगेट, उस पर लिखा होता है मटर के दाने जितना ले, लिखा होता है। और खुद ऐड वो ऐसे दिखाते हैं यहाँ से यहाँ तक। लेकिन होता वो कहते हैं मटर के दाने जितना ले। जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट में लिखा होता है बच्चों की आंखों को से दूर रखें, दवाइयों में लिखा होता है, क्योंकि वो सब क्या है, डेंजरस नेचर। ऑल वेल, पहला। एंड दूसरी सिचुएशन, व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां चुप रहना बोलने के बराबर। जैसे कि मैं एक बुक सेलर हूं, तुम आए, तुम एक बुक उठा के लाए कि मुझे लगता है ये बेस्ट बुक है मेरे सामने, तो तुम्हें बेस्ट बुक खरीदनी थी और मैं वहां चुप रहा, तुमने बुक खरीद ली। बताओ यहाँ किसकी गलती है, यहाँ सेलर की गलती। वो मेरा एक्सपर्टीज। अब जैसे तुमको एक डाउट, हाँ तुम एक डाउट मेरे से पूछने आओ, तो तुमने बोला सर इसका यही होगा ना, तो मैं चुप रहा, दोपहर को वही क्वेश्चन पेपर में आ गया, तुमने वही किया जो मुझसे बोला था, सर यही होगा ना, आंसर उसका था कुछ और, तो लाइबल कौन होगा।
यहां मेरा बोलना बनता था। समझ गए? तो देखो एक्सेप्शन, इन फॉलोइंग केसेस साइलेंस इज ट्रीटेड एज फ्रॉड। अगर तुम चुप रहे तो फ्रॉड माना जाएगा। नंबर वन, व्हेन द गुड्स सोल्ड आर ऑफ, जब मैं गुड्स बेच रहा हूं कौन से नेचर का? डेंजरस नेचर। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स टू द बायर इवन इफ इट डज नॉट आस्क। एग्जाम्पल है, एस सोल्ड इज हॉर्स टू बी, एस ने अपना घोड़ा किसको बेचा? बी को, knowing that it is wicked and not suitable for horse, B suffered injury. Here B can cancel the contract on the ground of, समझ गए? यहां ये गड़बड़ की करी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। नंबर 2 कहता है when silence is equivalent to speech, when silence is, जैसे कि B ने S को बोला if you do not deny it I shall assume that horse is sound। B ने बोला ना खरीदते वक्त सेलर को, भाई तुम अगर डिनाई नहीं करते तो मैं ये मान रहा हूँ हॉर्स सही है, तो तुम क्या रहे? और वो पगला था घोड़ा। हियर एज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू, कैसा लगा जी? फ्रॉड ओके? फ्रॉड को एक बार और बता दो, इट मीन व्हेन वन पर्सन ऑब्टेनिंग द अदर पर्सन बाय डिसीविंग। जब मैं तुम्हारी कंसेंट ले रहा हूं डिसीव करके, इंड्यूस करके, तो उसको क्या कहते हैं? फ्रॉड कहते हैं। इंटेंशनली, इंटेंशनली जानबूझ के, तो फ्रॉड में क्या क्या आता है? कोई फॉल्स स्टेटमेंट, या मैंने आपको कोई क्या बोलते हैं उसको, छुपाना, मैं आपको कुछ और बेच रहा हूं है कुछ और, वो डिसीव करना, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रॉड में इन्वॉल्व होती है। तो फिर इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होता है? वॉइडेबल, कोर्ट में कौन जाएगा? एग्रीव्ड पार्टी। तो क्या साइलेंस रहना फ्रॉड होता है? तो जनरली साइलेंट रहना फ्रॉड नहीं होता जनरली, बट उसके दो एक्सेप्शंस हैं, व्हेन गुड्स सोल्ड आर ऑफ डेंजरस नेचर, और दूसरा व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू। आई होप आपको आ गया समझ। डन है? पूछो भाई। सामान खराब नहीं, आपकी जो इंटेंशन थी, जैसे कि मैंने एक सुई खरीदी, मैंने सोचा कि इस सुई से कपड़ा मैं सिल लूंगा, देखा तो वो सुई अंदर से छोटी थी, तो इसमें मेरी गलती है सेलर की? मुझे खुद नापना चाहिए था ना। नहीं आया समझ? प्रोडक्ट में गड़बड़ है तो सेलर लाइबल होगा। मतलब जैसे मैं फ्रूटी लेकर आया, जैसे मैं रियल का जूस ले आया, मेरे को लगा मैंगो जूस है, रियल जूस दे दिया मैंने मम्मी को या घर में, या खुद पिया, तो ये तो मैंगो का नहीं है। तो जूस में कोई समस्या, या गलती किसकी है चूज करने की? वो में, तो फिर मैं लाइबल। एक्सपायर हुआ तो वो लाइबल होगा ना, फिर एक्सपायर नहीं है यहाँ। अब आप खुद ही उल्टे सीधे गुड्स को ले रहे हो, मेरा घोड़ा है पागल है, तुम कह रहे हो मैं तो खरीदूंगा, अच्छा है सफेद घोड़ा है मुझे पसंद है, रहने दे भाई मत ले, सही नहीं है ये, नहीं मैं तो खरीदूंगा, तो जा फिर लेके। घोड़े की तो उसके जहां टांग फंसाते उसमें तुम्हारी टांग फंसेगी, खींचते हुए लेके जाएगा तुम्हें, घसीटते हुए, कपड़े फटेंगे पीछे से, तब पता लगेगा तुम, जब कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है मिस रिप्रेजेंटेशन। तो तीन चीजें हो गई, कोएर्जन हो गया, अंडर इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया। अब चौथा है मिस रिप्रेजेंटेशन। पूरा पूरा समझाता हूं, फिर नोट्स पे आएंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन कितना बड़ा सा है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को इनोसेंटली मिस स्टेटमेंट दी।
द पर्सन हु इज गिविंग स्टेटमेंट इज बिलीविंग दैट व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू। एंड फ्रॉड में क्या होता है, द पर्सन गिविंग स्टेटमेंट इज बिलीविंग दैट, उसको पता व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट ट्रू, तो वहां डिसीव करता है फ्रॉड में। यहां जो बंदा बोल रहा होता है उसको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, बट वो बात सही, इसका नुकसान हो जाता है। तो यहां पर भी ये बंदा कोर्ट में जाकर क्या करा सकता है, हालांकि यहां पर ना मिस रिप्रेजेंटेशन में छोड़ दिया जाता है क्योंकि सामने वाले ने जानबूझ के, बट फ्रॉड में छोड़ते नहीं। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो मुझे सुनने में आया ऐसा कि डॉली चाय वाला जो है वो, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, या डॉली को चलो हटाओ, मेरे को सुनने में आया अमिताभ बच्चन टाटा कंपनी का डायरेक्टर बन गया, ये मेरे को सुनने में आया। तो मैंने अपने क्लाइंट को बोला भाई अमिताभ बच्चन टाटा कंपनी का डायरेक्टर बन गया, तो उसके बेसिस पर क्लाइंट ने क्या ले लिए, शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि फिर न्यूज आई है तो शेयर का दाम क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऑल वेल। तो अब यहां पर क्या करना है, बाद में पता चला कि टाटा कंपनी का डायरेक्टर अमिताभ बच्चन बना था, बट वो अमिताभ बच्चन नहीं था जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी है। जो चंदू चाय वाले की दुकान के बगल में पान वाला है ना अमिताभ, उसको बना दिया गया टाटा कंपनी का डायरेक्टर। नहीं आया समझ। तो ये बात मुझे पता लगी, मैंने अपने क्लाइंट को बताई, तो मैंने जब क्लाइंट को बताया तो मैंने क्या जानबूझ के बताया गलत, वो इनोसेंट मिस स्टेटमेंट। अब हो सकता है मेरा क्लाइंट मेरे को माफ भी कर दे, कोई बात नहीं, हिदायत दे के, या बोले साले तेरे को फीस दे रहा हूं तू कैसे उल्टी सीधी बातें बता रहा है, तेरे को हाइट से पता नहीं लगा वो अमिताभ नहीं है। नहीं आया समझ। इसको कहते हैं क्या, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो देखो मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में कह रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन इज ए रिप्रेजेंटेशन मेड ईदर इनोसेंटली और इंटेंशनली वाली चीज क्या हो जाती है, वो हो जाती है फ्रॉड। हम यहां पर सिर्फ कौन सा पढ़ेंगे, इनोसेंट एंड अनइंटेंशनल बिलीव द रिप्रेजेंटेशन टू बी ट्रू। मैंने क्या बोला, जो मैं बोल रहा हूं वो मुझे क्या लग रहा है, नो इंटेंशन टू डिसीव और डिफ्रॉड द अदर पार्टी, कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं दूसरे वाले को डिसीव करूं, डिच करूं। और यहां ये कह रहा है इंटेंशनल या डेलिबरेट एंड विलफुल विद एन इंटेंट टू डिसीव द अदर पार्टी देन मिस रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू। तो हमें यहां पर ये वाला पढ़ना है इनोसेंटली, क्योंकि ये वाला कहां है, ये फ्रॉड के अंदर है। ऑल वेल। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक पॉजिटिव असर्शन, मतलब मैं आपको मान लो ये गाड़ी बेच रहा हूं, मैंने कहा ये 12 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। अच्छा मुझे भी आज तक यही लगता था कि ये 12 का एवरेज देती है, आपने खरीदा, पता लगा वो एवरेज 12 का देती नहीं, वो तो 10 का देती है। इस क्वेश्चन के हिसाब, एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको बोला 18 का देती है और असल में कितने का मिला, 12 का मिला। लेकिन यहाँ ना मेरी भी गलती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका नुकसान नहीं हुआ, आपका तो हो गया ना नुकसान, तो आप मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में जाके एक्शन ले सकते हो, कार वापस कर सकते हो। लेकिन ऐसे में कई लोग छोड़ देते हैं, मैं ये कह रहा हूं, कई लोग क्या करते हैं, वो पार्टी को, चल यार अब तूने भी तो गलती से ही किया ना, कोई बात नहीं, जा जा, लेकिन फ्रॉड में छोड़ते नहीं। आ गया समझ। देखो क्या कह रहा है, when a person makes a positive statement of material fact honestly believing it to be true though it is false, such amount to misrepresent। आ गया समझ। तो इसके एग्जाम्पल है, एक्स वाइल सेलिंग इज कार टू वाई
inform him that the car runs 18 kilometer per liter of petroleum. X himself also believed that this. Later on, Y find that car runs only 12. This is a case of misrepresentation. समझ गए? दूसरा है एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी. एक चीज और देखो, मैंने आपको एक लैंड बेचा, तो बेचते वक्त मैंने आपसे बोला कि भाई मेरा लैंड पूरा का पूरा लेट आउट है, मतलब किराए पे है. तो आप मेरा लैंड खरीद रहे हो, जैसे कोई बिल्डिंग नहीं होता, बिल्डिंग पे 20 फ्लोर है, तो सॉरी 20 फ्लैट है, तो मैंने बोला भाई 20 के 20 क्या है, लेट आउट है. आपने कहा ठीक है, बिल्डिंग बेच दी मैंने, और फिर मुझे अचानक याद हुआ यार वो तो 101 वाले ने बोला है कि मैं बिल्डिंग खाली कर रहा हूँ. नहीं आया समझ? तो मेरे को ये याद नहीं था, मैं भूल गया था. क्लियर है? तो देखना, अब ये मत बोलना प्रूफ कैसे होगा कोर्ट में. ठीक है? एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच मतलब तोड़ना, ड्यूटी जो मेरी ड्यूटी है उसको मैं तोड़ रहा हूँ, विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव विच ब्रिंग एन एडवांटेज टू पर्सन कमिटिंग इट by misleading another to his prejudice amount to misrepresentation. देखो example. X while selling his land to B told him that all the farms on the land were fully, but he negligently omitted to inform him that the tenant had given notice to. Here X is liable for let out है अभी, लेकिन टेनेंट ने मुझे नोटिस दिया हुआ, ये मैं बताना तुम्हें भूल गया, नेग्लिजेंटली हो गया मेरे से. तुम्हारे लिए भी इतनी बड़ी बात नहीं है, और अगर है तो ले लो अपना पैसा वापस. हम अधिकार तो दे ही रहे ना मिस रिप्रेजेंटेशन में, आप कोर्ट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ले लो पैसा. डन है? और सी पॉइंट है इनोसेंट मिस स्टेटमेंट. इफ वन ऑफ द पार्टी कॉजेज द अदर हाउएवर इनोसेंटली टू मेक अ मिस्टेक एज टू द नेचर और सब्सटेंस ऑफ द एग्रीमेंट, इट इज कंसीडर मिस. वो अमिताभ वाला एग्जाम्पल ले लो. डन. ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस बिटवीन कोएर्जन, जो आप बुक से पढ़ना अच्छे से, और एक डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन. क्या? अनड्यू इन्फ्लुएंस. चलो, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन. तो देखो फ्रॉड में क्या कह रहा है, नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट. यहाँ डेलिबरेटली, फ्रॉड क्या करता है, जानबूझ के, डेलिबरेटली मतलब. और यहाँ क्या करता है, फ्रॉड में क्या डैमेज लेता है बंदा. अबे मैं तेरे साथ जानबूझ के फ्रॉड करूंगा तो मुझे छोड़ देगा? जनरली एग्रीड पार्टी कैन क्लेम, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में छोड़ देता. ब्रीच बिलीव ऑफ ट्रूथ, फ्रॉड में स्टेटमेंट देने वाले को पता होता है जो मैं कह रहा हूं वो क्या है, वो रॉन्ग है. और मिस रिप्रेजेंटेशन में बंदे को ये बिलीव होता है जो मैं कह रहा हूं वो क्या है, ऑल वेल. सेक्शन देख लो 17 और 18. ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? अब हम करेंगे एक टॉपिक, टॉपिक का नाम है क्या, मिस्टेक. बड़ा अच्छा टॉपिक. इस टॉपिक पे एक एग्जांपल देता था मैं चाइना का, जो कि मैं पहले ही दे चुका हूं. अपने चाइना का याद है, तो वही एग्जांपल याद दिलाऊंगा. याद है सबको? मजेदार था. तो वो एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ इस टॉपिक पे, बट मैं याद दिलाऊंगा दोबारा से क्योंकि एग्जांपल दे रहा है. तो मिस्टेक का मतलब क्या होता है कि करना कुछ और चाह रहे हैं, हो कुछ और जाता है. इंटेंड टू डू वन थिंग, wrongly does something other than this, is called mistake. Simply
मिस्टेक इज एन एररनेस बिलीफ अबाउट समथिंग। किसी भी चीज के लिए कौन सा बिलीफ है? एररनेस बिलीफ। उसको मैं क्या नाम देता हूं? मिस्टेक। तो एक काम करने वाला हूं, मैं आपको मिस्टेक का एग्जांपल देने वाला हूं, वही वाला दूंगा, सेम एग्जांपल याद दिलाऊंगा एक तरीके से। जो पहली बार क्लास में बैठे हुए, वैसे तो कोई नहीं, सबके सामने ही दिया था। क्या भाई? मिस्टेक, एक होता है मिस्टेक अबाउट लॉ, और एक होता है मिस्टेक अबाउट एक होता है मिस्टेक अबाउट लॉ, को भी इन्होंने डाला हुआ है, मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ। और एक होता है हमारा मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने दोस्त के साथ चाइना गया था। चाइना पहुंचा तो मेरे दोस्त ने एक गलती करी थी चाइना में। वो किसी ऐसी जगह पे शराब पी रहा था जिसकी दीवार पर साफ साफ लिखा हुआ था, पोस्टर पे ऐसी कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ पर इस प्रोमाइसिस के आसपास यू आर नॉट अलाउड टू। उसको क्या पता, उसने तो समझ ही गए तुम लोग हमारे इंडिया की दीवारों पे क्या लिखा होता है, उसने भी वही समझा। और वो उस दीवार के पास मस्त खड़ा होकर बियर मार रहा था। और फिर वहां के जो लोकल लॉज है उन्होंने उसको धरा। अब उन्होंने उसको धरा तो, लेकिन कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की गई क्योंकि वो वहां के लॉ के बारे में जानता। अब खुद ही सोचो, मैं किसी ऐसे लॉ के बारे में मिस्टेक कर रहा हूँ जो फॉरेन का लॉ है। अब जैसे मेरे से भारत के ही याद नहीं हो रहे, अब मैं दुनिया के भी याद रखूं? हो रहे हैं याद? बताओ। आपको एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, एक इंडियन, इतने में तुम्हारी हालत खराब सी लगती है कभी कभी मुझे। और तुम्हें पूरे भारत के लॉ की अगर बात करा जाए तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन तुम्हें भारत के लॉ पता होने चाहिए। और ये बात तुम्हें पता है, बेशक तुम लॉ पढ़ने अभी अभी आए हो, लेकिन तुम्हें पहले से पता है किसी को मारेंगे तो सजा हो जाएगी, रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो ठुल्ले खड़े होंगे, पब्लिक प्लेस में दारू नहीं पियेंगे। नहीं समझे? तुम्हें सब सही गलत का पता है भारत में। बचपन से रह रहे हो ना, ये लोगों को तो देखते हो, ऑब्जर्व करते हो ना। मान लो तुम 18+ के हो, गाड़ी चला रहे हो, रेड लाइट क्रॉस हुई तो तुमने बोला कि ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया, उसने कहा लाओ भी चालान होगा तुम्हारा 5,000 का। अच्छा अंकल, चालान होता है रेड लाइट क्रॉस करने पर? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, आगे से क्रॉस नहीं करूंगा। छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने मिस्टेक करी अबाउट इंडियन लॉ, और तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। होगी या नहीं होगी? कार्रवाई उन्हीं पे होती है ना जो वैलिड होते हैं, जो एनफोर्सेबल बाय। और मेरे दोस्त को छोड़ दिया था ना, तो मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ क्या होता है? सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं, तो अगर मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए किसी फॉरेन लॉ के बारे में मिस्टेक थी, तो फिर वो वॉइड है। इट मींस आप मेरे अगेंस्ट में लीगल एक्शन। लेकिन इंडियन लॉ के बारे में अगर मेरे को कोई मिस्टेक थी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप लोग इंटर में जाओगे, सीनियर हो जाओगे जब, इसी साल चले जाओगे, अगर सितंबर अटेम्प्ट जितने बच्चों का है वो कुछ अक्टूबर में उनका रिजल्ट आ जाएगा, और इसी साल हम अक्टूबर के बाद आप लोगों के साथ इंटरमीडिएट की पढ़ाई करेंगे। तो वहाँ टैक्सेशन का एक टॉपिक है। टैक्सेशन में क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है टीडीएस काटने का। जैसे मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना, तो मैं आपका, मान लो किसी कोई भी एक टीडीएस है, 10% का रेट है, तो मैं आपको मान लो 10 लाख दे रहा हूँ, तो मैं आपसे 1 लाख रुपए काटूंगा और वो गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा। बाद में आप क्लेम ले लेना।
तो ये कानून है कि मैं जब भी किसी को पेमेंट करता हूँ मेरे को क्या डिडक्ट करना होता है, टीडीएस। बहुत बड़ा चैप्टर है, वहां पर समझेंगे, फिलहाल यहाँ पर इतना समझ में आया टीडीएस काटना होता है। तो मेरे को टीडीएस काटना होता है, ये लॉ है। लेकिन मान लो मैंने आपका टीडीएस नहीं काटा तो मेरी मिस्टेक अबाउट क्या थी, मेरे अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो वैलिड कार्रवाई किस पे होती है। लेकिन मान लो मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर है तो वो वॉइड है। मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर है तो वो क्या है, जैसे आपके पास दो एयर कंडीशन है, मतलब एक ये और एक ये, ऐसे बताते हैं। मान लो ये दोनों एसी हैं, ठीक है, ऐसी। तो सेलर ये बेचना चाह रहा है और बायर ये खरीदना चाह रहा है। नहीं समझ में आया। कभी कभी ऐसा नहीं होता, हम दो लोग बात करते हैं और 2-3 मिनट तक बात करते हैं, वो किसी और टॉपिक पे कर रहा होता है और हम, मुझे लगता है वो मेरे टॉपिक पे कर रहा है, उसे लगता है मैं उसके टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, बाद में अबे हम तो कुछ और कह रहे थे, है ना। तो सब्जेक्ट मैटर में मिस्टेक होता है तो वो चीज क्या होती है। अब तू ये वाला एसी लेना चाहता है, मैं ये बेचना चाहता हूँ। तू सोच रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ मैं किसी और इसकी बात कर रहा हूँ। तो फिर वहां सब्जेक्ट मैटर है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। अच्छा, मिस्टेक में ना तो वॉइडेबल नहीं होता, या तो वैलिड होता है या तो ऑल वेल। तो मैंने आपको बताया था नॉट फ्री कंसेंट में कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, और ये चारों क्या होते हैं। और ये मैंने क्या बोला था, वॉइड एंड। तो देखो दिख गया तुम्हें, आया मजा। वो चाइना वाला यहाँ देता मैं उसी स्टाइल में, बट अब तो तुम्हें पहले मिल चुका है, इसीलिए। टाइप्स ऑफ मिस्टेक, एक है मिस्टेक अबाउट लॉ। तो मेरे दोस्त, अगर मुझे मिस्टेक अबाउट लॉ है तो मैं देखूंगा मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ है या मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ। मिस्टेक अबाउट, अगर मैं इंडियन लॉ की बात करता हूं तो देखो लॉ ऑफ द, ये क्या होगा, क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर सकते लॉ को, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज इन, आप भारत में लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते। डन। मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ वॉइड है, इट इज ट्रीटेड एज मिस्टेक अबाउट फैक्ट। माना जाता है कि मिस्टेक अबाउट फैक्ट, और मिस्टेक अबाउट फैक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर या मिस्टेक अबाउट आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। जैसे मान लो दो जहाज हैं तुम्हारे पास, दोनों के सेम नाम है, पियरलेस। एक केस बताऊंगा आगे। तो मैं कोई सामान, चलो मैं अपना केस चेंज कर देता हूं, मैं एक पियरलेस भेज बेच रहा हूं आपको, आप भी पियरलेस ही खरीद रहे हो, लेकिन कौन सा वाला, लेकिन मैं कौन सा बेच रहा हूँ। यानी हमारे यहाँ मिस्टेक अबाउट क्या है, अबाउट आइडेंटिटी ऑफ ए शिप। समझ गए। तो ये क्या होता है, वॉइड। देखो एग्जाम्पल है, इफ ए इंटेंड टू कॉन्ट्रैक्ट विद बी ओनली बट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सी बिलीविंग हिम टू बी। नहीं समझे। मेरे दोस्त ने मुझे 20,000 दिया, अनिल को दिया, तो मैं अनिल को दिया, लेकिन वो अनिल कोई और था। होता है नहीं होता कभी कभी। हमारी क्लास में 2-3 दीपक थे 12th क्लास में। एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं वहां नहीं गया, मेरी अटेंडेंस लग गई क्लास में। मैं लड़ाई नहीं करी किसी से कि तूने क्यों लगवाई। मैं खुश था, मैंने कहा भाई सही है। और एक दो बार ऐसा हुआ कांड किसी और ने किया, पिटा में। एक दीपक ने, दूसरी मतलब क्लास का दीपक, हमारे स्कूल में ना एक टीचर था। हम लोग जब 12th में हम आए आए थे, तो हमारे क्लास में एक टीचर आया हमें अकाउंट्स पढ़ाने, वो असल में किसी और स्कूल का इंग्लिश का टीचर था। ठीक है, वही बता आपको। वो आया हमारी क्लास के अंदर, उसका नाम घनश्याम सर था। उसके बहुत ही गंदे से दांत थे, उसको हम गुड़ के दांत बोलते थे, तो टीचर का नाम रख दिया था हमने गुड़ के दांत। गुड़ जैसा होता है सेम वैसे।
तो वो पहली क्लास में आया, तो वो अब जो इंग्लिश का टीचर अकाउंट्स पढ़ाने भेज दिया, तो अकाउंट्स क्या ही पढ़ाएगा। तो उसने क्वेश्चन लगा लिखा बोर्ड पे, तो हमसे बोला कौन सॉल्व करेगा तुम में से। हमें क्या पता, इसको आता ही नहीं। हम में से भी सर मैं करूंगा। मैं खड़ा हो गया, जनरल एंट्री सी कुछ थी, कर दी भाई मैंने। उसने कहा वाह 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 वाह, अच्छा मैंने गलत किया था, ठीक है। वहां मैं समझा, मैं कहा ये तो यार इसको तो कुछ आता ही नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब उसी को हमारी क्लास का टीचर बना दिया, क्लास टीचर। अगले दिन आया वो, चल पहले दिन तो वो सही था, दूसरे दिन आया तो कह रहा कि क्लास मॉनिटर बनाना है मुझे, तो कौन कौन क्लास मॉनिटर बनना चाहता है। तो मेरे दोस्त ने, मनीष था, उसने मेरे पाँव पे पानी गिर दिया उसी टाइम। मैं खड़ा हो गया, मैंने क्या है, ठीक है। उसने कहा अच्छा ठीक है इधर आओ। मैं कहा यार ये अच्छा हो गया। मैं गया वहां पे, कह रहे अब तुम क्लास मॉनिटर हो यहाँ से। मैं कहा ठीक है। और मैं अपनी क्लास का सबसे वाहियात स्टूडेंट था, जिसको उसने मॉनिटर बनाया था। और मेरी क्लास ही वाहियात थी, स्टूडेंट एक नहीं, पूरी क्लास ही ऐसी थी। हम 44 लोग बच्चे थे क्लास में। 44 के 44 क्लास में क्रिकेट खेलते थे गेट बंद करके। सोचो एक बैटिंग करता तो 43 बंदे फील्डिंग करते थे। तो ज्यादा से ज्यादा 2 बॉल खेल सकते, उससे ज्यादा नहीं। 1 टिप 2 टिप 3 टिप सब आउट है, नहीं खेलेगा तो भी आउट, आउट ही है। तो उसने मुझे क्लास टीचर बना दिया, तुझे इस सबका ध्यान रखना है। मैं कहा डन सर, और मनी मन हंसू, मैं क्या सब। अरे साले, ठीक है। अब हमें क्या पता, उस टीचर, वो टीचर थोड़ा पगलेट था। तो मैं थोड़ा सा स्माइल करी इसी बात पे, उसने मेरे कान पे रैपटा मारा। हंस क्यों रहे हो। यार मुझे लगा पहली बार था ना, मैं कहा हो सकता है थोड़ा तेज हंस लिया हूं मैं कहा सॉरी सर। मैंने मुंह नीचे करा, एक और मारा खींच के, मुंह ऊपर करो, आंखों से आंखें डाल के बात करो। मैंने आंखें देखी, फिर मारा साले ने, बड़ी आंख दिखाता है। भाई उसने मेरा टमाटर बना दिया। 6-7 थप्पड़ मारे खींच खींच के। कोई बात नहीं, मैं बैठ गया उस क्लास में, चलो कोई नहीं, आज गलती हो गई। अब क्या करे, वो टीचर ऐसा था, वो क्लास में आया, क्योंकि उसको पढ़ाना नहीं आता था, उसे 40 मिनट वेस्ट करने होते थे। उसकी स्ट्रैटेजी यही थी, मैं समझ गया। हमारी पूरी क्लास, वो आता था, आओ बच्चों क्वेश्चन करते हैं। और पक्का क्लास में एक आधा होता होगा जो आपस में बात करता होगा, बस गया वो। फिर उसको मारता था, बुला, मतलब उसका काम था 40 मिनट मारना। वो अपने हाथ हाथ सेकने आता था साला। भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए। अब तो मतलब, अब तो मैं ही क्या, पूरी क्लास का ही उसने भूत बना दिया। 4-5 लड़कियां थी, उनका भी। अच्छा उनके, हमें बड़ी खुशी हुई थी जब वो पिटे थे, क्योंकि हम ही पिटते थे उससे पहले तक हमेशा। उन लड़कियों को कभी पिटाई नहीं हुई, उसने उसको भी नहीं छोड़ा। इधर आओ तुम, ज्यादा फैशन करोगी, ठीक है। और हम लेट लेट के हंस रहे हैं, फिर इधर आओ तुम, हंस क्यों रहे हो। फिर वो लड़की है, इधर आ तू भी हंसी। तो सबको मारता था। अब उसके बाद 3-4 दिन हो गए, मैंने कहा यार ये बंदा तो अब, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है इसका। तो वो ना एक स्कूटी में आता था। अच्छा उसने एक दिन क्लास में थोड़ा सा भावनाओं में बह के, जो है वो अपनी बेटी का नाम बता दिया, प्रिया नाम था। हो गया होगा कि क्लास में कि मेरी बेटी भी प्रिया है, वो ऐसी नहीं करती, तो हमने पकड़ लिया प्रिया। तो वो एक स्कूटर लाता था, इटरनो, मुझे आज भी याद है इटरनो। तो वो खड़ा करता था पार्किंग में। पहले तो हम गए, ब्लेड लेकर आए, उस पर लिखा आई लव प्रिया। अच्छा हमारा था 12th C, और सीधा लिख दे 12th D, ठीक है। हमने कहा यार ये हमारी क्लास को ठोकता है तो किसी और को भी मारे। तो ये उस दिन हमारी क्लास में नहीं आया, वो 12th D को सबको पेल के आया वहां से, ठीक है। अच्छा ये बताया भी नहीं मैं मार क्यों रहा हूँ, क्योंकि बता नहीं सकते ना। मतलब गुस्सा, एक दो हंस रहे थे, उसको मारा, दूसरा हंसा। भाई वो 30-32 बच्चे थे, सबको कूट काट के आ गया। फिर
वहां से हमारी क्लास में उस दिन नहीं आया, अगले दिन हमारी क्लास में आया। पता नहीं उसको हमारे ऊपर ही शक हो गया या क्या था, उसने फिर हमें कूटा। उसने पहले मुझे बुलाया, 2-3 मार दिए। मगर सर पहले रीजन तो मारना तो है, वो तो मुझे पता ही है रीजन। कह रहा बैठ जा। मेरा मूड फिर गया साला। वो अपनी स्कूटी का वो सही करा के आ गया था आगे वाला। तो अगले दिन हम गए, हमने लिखा प्रिया लव्स अस ऑल्सो, नॉट मी, अस। मतलब प्रिया हमें प्यार, हम सबको प्यार करती है। ग्रीटिंग्स फ्रॉम ऑल 12th क्लास, 12th ए, 12th बी, 12th सी, 12th डी। अब तो वो हो गया उसका पारा। लेकिन वो समझ गया ये काम हमारा है, क्यों? क्योंकि उसने बेटी का नाम लिया हमारी क्लास में था। उसने सोचा होगा, मंथन किया होगा कि इनको कैसे पता। फिर और सालों को उस दिन कहानी बताई थी 12th सी वालों को। फिर उसने हमें मुर्गा बना के मारा। बोला हमें अब हमें मजा आने लगा। अब हम नहीं पिटते थे तो हमें मजा नहीं आता था। फिर उसने मारा, मैं धुनाई, मतलब ऐसा नहीं जैसे वो एक रिंग के अंदर बहुत सारे प्लेयर होते हैं, उसमें एक ही बंदा सबको मार मार के फेंक रहा होता बाहर। उसने हमें वैसे फेंका। अब मूड और खराब। मैंने कहा यार ये तो पीछे पड़ गया, ये तो अभी तो पूरा साल पड़ा है, तो बहुत मारेगा हमें। हमारी क्लास का हर काला बच्चा गोरा हो चुका था उस टाइम। पिट पिट के। हमने कहा अब क्या किया जाए, तो उसने ना स्कूटी लानी छोड़ दी। फिर वो आने लगा कार पे। उसकी कार थी मारुति सुजुकी जेन, व्हाइट कलर की। ये 2007 की बात बता रहा हूँ। ये मेरा हाथ देख रहे हो, उंगली थोड़ी सी टेढ़ी सी है ना, ये क्यों है? हम लोग फिर लेदर की बॉल लाकर कैच कैच खेलने लगे। तो मैं उसकी कार के आगे खड़ा होता, दोस्त बॉल फेंकता, मेरे को कैच करने के लिए हाथ ऊपर करना था ना, मैं नहीं करता। बॉल सीधा दुम, उसका पिछला शीशा गॉन। फिर इस साइड से मैं कहा थ्रो मार थ्रो। उसने थ्रो मुझे मारा, मैं साइड, बॉल अंदर, धूम। अच्छा पकड़े गए कि बॉल अंदर रह गई, बाहर नहीं निकाली हमने। फिर उसने हमारी क्लास को बहुत मारा। फिर हमारी क्लास में एक असलम नाम का लड़का था, वो बड़ा परेशान करता था हमसे, हमारे लंच वंच खा जाता था साला, बहुत दुखी करता था हमें। मैंने कहा एक तीर से दो निशाने मारते हैं। हमारी गैंग थी 8-9 लड़कों की। तो 2-3 दिन बाद उसने कार लानी भी छोड़ दी। अच्छा कार में शीशा तोड़ने से एक दिन पहले हमने कुछ और भी किया था। वो जो बर्फ तोड़ने वाले वो नहीं होते, ऐसे बर्फ तोड़ते हैं, तो मैं बर्फ वाले से वो लाया, उसके टायर के नीचे मस्त फंसाया, पीछे वाले टायर की उस साइड, ताकि उसको पता न चले। उसने गाड़ी स्टार्ट करी, आगे लेके ब्लास्ट, धूम। फिर उसने टायर वायर बनवाया, अगले दिन शीशे वीसे झाड़ दिए, सारे हो गए। फिर वो 2-3 दिन आया नहीं स्कूल। हम थोड़ा शांति पूर्वक रहे। फिर वो आया मंडे को। अब वो मंडे को आया एक ऑटो लेके। वो ऑटो नहीं कर देते फिक्स, उसने कहा स्कूटी भी गई, गाड़ी भी गई, अब ऑटो से जाता हूँ। तो ऑटो से उतरा होगा, हम ऑटो वाले को मिले अगले चौक पर हॉकी के साथ, 9-10 लड़के। हमने ऑटो वाले को ऐसे पकड़ा घुमा के। मैं कहा आइंदा अगर तू इसको लाया तो ध्यान रखियो, नाम है असलम, ठीक है? इतना पिटेगा साले। 12th डी में हूँ, असलम नाम है, और पूरी 12th बी है। बी बी वाले कमीने थे, हमने कहा बी को ही पिटवाते। अब उस दिन क्या हुआ, उसने 35 मिनट असलम को मारा अकेले, ठीक है? और हम हंस रहे थे, लेकिन हमें कुछ नहीं बोला उसने। वो पर्टिकुलरली असलम पे गया, और उसके सारे शक जो थे, स्कूटी टर्नो, ये प्रिया आई लव, उसने सब दिया। उसने इतना मारा उसको कि असलम को होश ही नहीं था, पिट पिटा। फिर जाके उस दिन उस टीचर को प्रिंसिपल ने रिजाइन करवाया। कहते कि आप लायक नहीं हो, आप तो कूटते रहते हो। उसने प्रिंसिपल में भी दिया 1 साल। एक्चुअली वो मेंटली डिस्टर्ब टीचर था, बड़ा पागल था भाई वो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अचानक से याद आ गई वो है, केपीएस को, केपीएस नहीं, ये अपना कालकजी वाला 12th क्लास। तो उसने 11th में था गवर्नमेंट वाला, वहां से मुझे भगा दिया था, ठीक है? आ जाओ।
if A intend to contract with B only, but enter into contract with C, believing him to be B, the contract is void on the ground of mistake about identity of a person. समझ गए? डन है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? तो आगे बढ़ते हैं। अब मिस्टेक को इन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन किया। असल में ये फर्दर क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मिस्टेक की बात करूं और आप सबसे बोलूं मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ वैलिड है या वॉइड? फॉरेन लॉ, सब्जेक्ट मैटर। अब ना मिस्टेक को कुछ ऐसे किया, यूनिलेटरल और बाइलेटरल मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक? एक मिस्टेक इन्होंने बताई यूनिलेटरल, और एक क्या थी? और यूनिलेटरल मतलब वन साइड, और बाइलेटरल मतलब बोथ साइडेड। ठीक है। वन साइडेड मतलब या तो मिस्टेक सेलर की होगी, और बोथ साइडेड मतलब सेलर एंड। देख भाई, दोनों की मिस्टेक है तो भाई ये वॉइड ही होगा। मिस्टेक अबाउट सेलर है तो वॉइड है, और बायर है तो क्यों? रीजन सुनो, ध्यान से सुनना। भाई ऐसा माना जाता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, सेलर जब डील करता है बायर से तो कभी कभी सेलर की तरफ से गलती हो जाती है, तो आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। बट बायर की तरफ से अगर गलती होती है तो फिर वहां पर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, क्योंकि लेट द बायर ऑल वेल। कुछ आया समझ में? तो मिस्टेक अबाउट ऑफ बायर होगा तो वैलिड होगा, मिस्टेक ऑफ सेलर होगा तो वॉइड होगा। किसी भी क्वेश्चन में देखना, अगर सेलर की तरफ से ही मिस्टेक है, बायर की तरफ से नहीं है, तो बायर सेलर पे इन्फोर्स नहीं कर सकता। बट अगर बायर की तरफ से मिस्टेक है, सेलर की तरफ से नहीं है, तो सेलर इन्फोर्स कर सकता है, और दोनों की तरफ से तो कोई नहीं कर सकता। मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ है तो कोई नहीं कर सकता, इंडियन लॉ है तो वैलिड है। मिस्टेक अबाउट फैक्ट वैलिड है, ऑल वॉइड है, ऑल वेल। तो यहां कुछ केस लॉज आए थे, केस लॉज हाईलाइटिंग बाइलेटरल मिस्टेक एज वॉइड। केस को सुनना। एक कोट्रियर वर्सेस हैसल का केस था। बस केसेस को नॉर्मली पढ़ के आप आगे निकल सकते हो अगर याद नहीं होंगे तो। मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब जिस चीज का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो चीज ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन हमें लग रहा है कर रही है। जैसे मेरा एक कार्गो आ रहा है, कार्गो समझते हो ना, ट्रक, शिप आ रहा है, उसमें कॉर्न है। कॉर्न मतलब भुट्टा। बड़ा मजा आता है वो स्वीट कॉर्न खाने में, मेट्रो स्टेशन के वहीं खड़े हो गए। हाँ, है ना। जनकपुरी में खाना, कोई जनकपुरी वेस्ट, कभी अगर वहां से गुजरो जनकपुरी वेस्ट मेट्रो में, हाँ, ब्लू लाइन पे चढ़ने से पहले राइट साइड वाला, वो बड़ा टेस्टी रहता है। बाकी इधर उधर के बकवास है, लाल किले वाले पे कभी मत खाना, वो वर्स्ट है। तो स्वीट कॉर्न, ठीक है। तो कॉर्न आ रहे हैं वहां से। अब कॉर्न ना खराब हो चुका है, लेकिन ये बात सेलर को नहीं पता। ये बात सेलर नहीं जानता, ठीक है। तो अगर ये बात सेलर नहीं जानता तो अब क्या करें? अब क्या करें भाई? जैसे मेरा ट्रक आ रहा, मेरा कार्गो आ रहा है और उसमें कॉर्न रखा हुआ है, वो खराब हो गया, फेर्मेंटेड हो गया, और मैंने आज बायर से एग्रीमेंट कर लिया, मैं कहा मेरा ट्रक आ रहा है उसमें इतने किलो कॉर्न आ रहे हैं, खरीद ले मुझसे। बायर में कहा डन, पेमेंट वेमेंट हो गई, एग्रीमेंट हो गया। और जब कार्गो आया तो पता लगा वो तो रास्ते में ही खराब हो गया था। बताओ मिस्टेक है बोथ द पार्टी या नहीं?
सेलर की तरफ से भी है और बायर की तरफ से भी है, क्योंकि दोनों को ही। तो देखो, ए एग्री टू सेल ए कार्गो ऑफ कॉर्न सपोज टू बी इन unknown to both party, the corn had become and had been sold by the master of the ship। और हाँ, उसको मास्टर ऑफ द शिप ने क्या कर दिया, बेच दिया। क्यों बेचा? क्योंकि भाई अगर जाऊंगा तो खराब हो जाएगा। मान लो एक शिप था जो श्रीलंका में रुका हुआ था और फिर श्रीलंका से कलकत्ता आना था। श्रीलंका में कैप्टन ने देखा भाई ये तो खराब हो रहे हैं, अभी इतना सा खराब हुआ है, इतना माल है, वो तो 4 दिन लगेंगे अभी कलकत्ता पहुंचने में, 4 दिन में तो सड़ जाएगा। उसने वहीं श्रीलंका में क्या करा, बेच मारा। ये बात किसी को, ना सेलर को पता ना बायर को। तो ये क्या है, मिस्टेक। और ये केस हुआ है एक्चुअली, समझ गए? तो ये वॉइड है, कोई किसी पे केस फाइल हाँ ठीक है। अगला है मिस्टेक अबाउट आइडेंटिटी। जैसे मैंने बताया ना, एक मिस्टर अनिल को पैसे देने गया, अनिल को ही दिया, लेकिन गलत अनिल को दिया। यहाँ एक जहाज है पियरलेस नाम का, वो देखना। रेफल्स वर्सेस विच लॉज नाम है। ए कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड फॉर परचेज ऑफ सर्टेन बेल्स ऑफ कॉटन टू अराइव बाय ए शिप इज कॉल्ड पियरलेस। एक शिप आ रहा था जो कॉटन के, वो नहीं होते गट्ठे, बेल्स ऑफ कॉटन लेकर आ रहा था। तो सेलर बायर में एग्रीमेंट हो गया, भाई उसमें से जो शिप का जो बेल्स ऑफ कॉटन है वो तुझे बेचूंगा, पियरलेस जहाज का, बॉम्बे से। दो शिप सेम नेम के पियरलेस वेयर टू सेल फ्रॉम बॉम्बे, वो बॉम्बे से निकले। बायर खरीदना चाहता था एक्स शिप का सामान और सेलर बेचना चाहता था वाई शिप का सामान। मतलब बायर एक्स पियरलेस के बारे में सोच रहा था और सेलर वाई पियरलेस के बारे में सोच रहा था। एक इंस्टीट्यूट में 2 टीचर है, दीपक पाठक नाम से। स्टूडेंट ने मेरे नाम पे एडमिशन लिया और मैडम ने समझा ये उस बैच के लिए, दूसरे दीपक पाठक के नाम से। नहीं आया समझ? मिस्टेक एज टू क्वांटिटी। हैंकल वर्सेस पेप। ओ पापे, पंजाबी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा केस था, देखो सुनना सब। एक मिस्टर पी नाम का बंदा था, उसने एच को राइफल्स के प्राइस इंक्वायरी करी। उसने बोला कि मैं 50 राइफल्स तक खरीद सकता हूं। राइफल्स इंडिया में आम चीज नहीं है, फॉरेन कंट्री में आम है। अमेरिका में जैसे यहाँ पान की दुकान में सिगरेट मिलती है, वहां जाके पिस्टल खरीदो, 4 को मारो वापस। अमेरिका है नहीं, वो खुद को भी मार लेता है, पागल होता है ना वो। इज्जतदार आदमी थोड़ी मारेगा किसी को। तुम्हें पता है अमेरिका सिंगल कंट्री है दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन है वहां। वो लोग थक चुके हैं लैपटॉप गेम खेल खेल के, वो थक चुके हैं। और हम अभी बनने जा रहे हैं, अब हम वो काम कर रहे हैं, अब हम चालू हो चुके हैं। हम इंडियंस चालू हो चुके हैं डिप्रेशन का शिकार होना। केसेस अब यहाँ पर साइकाइट्रिस्ट वगैरह की कमाई चालू हो चुकी है, लॉयर्स की भी चालू। मतलब पहले इंडिया में डिवोर्स नहीं होते थे, लॉयर्स खाली मक्खी मारते थे, आजकल मस्त कमा रहे, सजेशन देते डिवोर्स के तरीके। भाभी जी रात को बस छेड़ देना एक बार, सुबह तक डिवोर्स पक्का है। नहीं समझे? पहले ये यूएस में होता था। तो फॉरेन कंट्री की बात है कि किसी एक बंदे ने लिखा एच को, बेटे टाइल घर लेके जाएगा। लगा पड़ा इतनी देर से, पता नहीं क्या हो गया। एक काम का, इसको उठाओ, डंबल मार इसको। चलो जी स्टार्ट। तो पी रोट टू एच इंक्वायरिंग प्राइस ऑफ राइफल्स सजेस्टिंग दैट ही माइट बाय एज मैनी एज 50। ये 50 लिखा है, 100 नहीं है, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ही टेलीग्राफ्ड, मतलब उसको जब प्राइस के बारे में पता लगा पी को, तो उसने लिखा सेंड 3 राइफल्स। क्या लिखा? सेंड 3। अच्छा हुआ क्या, टेलीग्राफिक मिस्टेक की वजह से
ये आर ई कट गया, टी एच फिर ई रह गया, तो क्या मतलब हो गया, सैंड। तो उसने 50 राइफल्स भेज दिए, क्योंकि उसने इंक्वायरी में क्या बोला था कि मेरे को प्राइस बताओ, मैं 50 राइफल्स तक ले सकता हूं। लेकिन उसने मंगाए तो 3 और भेजे कितने, बताओ, दोनों पार्टी की मिस्टेक है या नहीं। तो देखो आगे लिखा, ही टेलीग्राफ्ड सेंड 3 राइफल्स ड्यू टू टेलीग्राफिक मिस्टेक, मैसेज वॉज ट्रांसमिटेड एज सेंड द राइफल्स, H dispatched 50 rifles, held there was no contract but P could held liable to pay for, हाँ वो 3 लाइफ राइफल के लिए वो लाइबल होगा, ठीक है, इसके अलावा बाकी की 47 के लिए लाइबल, ऑल वेल। अच्छा, अगला है मिस्टेक एज टू क्वालिटी। जैसे कि बात करें, तुम लोगों को पता है पुराने जमाने के सिक्के होते हैं जो कि बड़े महंगे बिकते हैं, मेरे पास नहीं है बट ऐसी मैं कोई भी सिक्का निकाल रहा हूं। जैसे मान लो ये एक कॉइन है, ये 1857 का सिक्का है, मान लेते हैं, है नहीं, ये 2 रुपए का नया सिक्का, मेरे पास यही कॉइन है अभी। मेरे पास कॉइन थे कुछ, मेरा पर्स जो है वो किसी ने गायब कर लिया, उसमें 4-5 पैसे नहीं था एक भी, वही 4-5 कॉइन थे, वही खराब चले गए। तो ये कॉइन है मेरे पास, मान लो ये 1857 का कॉइन है मेरे पास रखा हुआ है, और मुझे लग रहा है कि इसकी कीमत जो है वो 2 लाख रुपए, नहीं आया, या मुझे मेरे बिल्डिंग के पीछे गार्डन में मैं बैठ के कुछ कुछ काम वाम कर रहा था, तो मुझे कुछ खुदा हुआ मिला, कुछ यूनिक, तो मुझे लगा कि ये बड़ा महंगा है, तो मैंने किसी दूसरे पर्सन को वो बेच दिया पुराना बताकर, मैं कहा ये तो जो है वो यूनिक आइटम है, उसने भी खरीद लिया 2 लाख में, और पता चला ये सिक्के की कीमत 2 ही रुपए थी। यह वो जो यूनिक चीज थी ना, यूनिक वूनिक कुछ नहीं थी, पिछले महीने मम्मी ने मुझे कुछ फेंक के मारा था, बारिश हुई थी वहां, वो गड़ गया था और फिर सूख के वो उसके ऊपर चला गया, नहीं समझे। तो यहाँ मिस्टेक है अबाउट क्वालिटी, कि दोनों पार्टी को नहीं पता था कि इसकी असल वैल्यू। तो देखो, एक्स एग्रीड टू सेल वाई एन एंटीक आइटम believed by X to be on 18th of century. What X possessed was actually to the 20th century. और X के पास जो था वो असल में 20वीं सदी का आइटम था, और यहाँ पर वो 18वीं सेंचुरी का बताकर बेच रहा है, ये बात उसको पता भी नहीं है। सो द बायलेटरल मिस्टेक अबाउट क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर मेक्स इट इज ए, कैसा लगा भाई मिस्टेक, डन है। पता है आपको, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक ये सिंगल टॉपिक है जो बच्चा हमेशा छोड़कर जाता है, और मेरा बच्चा इसको सबसे अच्छा करके जाता है, क्योंकि मैं उसके पढ़ाने के बाद फिर रिवाइज भी कराता हूँ। अब सुनो रिवीजन, ठीक है। तो मिस्टेक के बारे में मैंने कहा कि बंदा करना, एररनेस बिलीफ, मिस रिप्रेजेंटेशन अलग है ना, इनोसेंट मिस स्टेटमेंट है ना, एक बंदे की तरफ से, है ना, और यहाँ तो अलग है, मिस्टेक है मतलब हो कुछ और रहा है, करना कुछ और चाहता था। तो मिस्टेक मतलब, ध्यान से सुनेंगे, पूरा रिवाइज करा रहा हूं। When one person intend to do one thing wrongly does something other than this is called mistake. Mistake 2 तरीकों के हैं, मिस्टेक अबाउट लॉ, मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर या फैक्ट। मिस्टेक अबाउट लॉ जो है वो 2 तरीके का है, मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ, मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ हमेशा लॉ ऑफ द लैंड की बात कर रहा है, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए वैलिड होता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, पहले लॉ की क्लास में बताया था। मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ वॉइड होता है, यूजलेस है। मिस्टेक अबाउट फैक्ट सब्जेक्ट मैटर वॉइड होता है। फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, अगर बाइलेटरल मिस्टेक है तो वॉइड है, यूनिलेटरल है तो बायर वाला वैलिड है और सेलर वाला वॉइड होगा। बाकी मैंने आपको मिस्टेक अबाउट एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी सबके एग्जांपल दे दिए। डन, ओके। अभी आओ बुक पे, तुम्हें लगा होगा अब तो छुट्टी हो जाएगी, मजा आ गया, यस यस, यस नहीं नो। चलो फ्रॉड से सारे ज्ञान देवता क्लास में आ जाओ। फ्रॉड सेक्शन 17। तो डेफिनेशन क्या है ये मैं आपको बता चुका था। तो फ्रॉड के एसेंशियल एलिमेंट,
देयर मस्ट बी ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ असर्शन, इट मस्ट बी फॉल्स। तो मेरा नोट्स में भी क्या था, फॉल्स स्टेटमेंट। जब मेरे को ड्यूटी टू स्पीक होगा और मैं नहीं बोला तो फ्रॉड है। व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच बता दिया। रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द फैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले मैं कंक्लूड कर रहा हूं, तो ये सारे काम हमारे फ्रॉड के अंदर होने वाले हैं। अदर पार्टी को मैं इंड्यूस कर रहा हूं, जैसे यहाँ देखो एग्जांपल है, ए बॉट शेयर्स इन ए कंपनी ऑन द फेथ ऑफ। जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा बहुत पहले भी सुना होगा कि एक कंपनी में अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो शेयर में प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद खरीदता हूं, विच कंटेन एन अनट्रू स्टेटमेंट। और प्रोस्पेक्टस में जो स्टेटमेंट लिखी थी वो क्या थी, गलत स्टेटमेंट थी, अनट्रू स्टेटमेंट थी। दैट बी वॉज ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, कि हमारी कंपनी का मिस्टर बी, कोई भी बड़ा आदमी होगा, वो डायरेक्टर था। ए हैड नेवर हर्ड ऑफ बी एंड देयरफॉर द स्टेटमेंट वाज इमटेरियल फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने क्या बोला था, मटेरियल फैक्ट छुपाना है, लेकिन जो शेयर खरीद रहा है उसको बी के बारे में कुछ भी पता। A's claim for damage in this case was dismissed because the untrue statement had not induced by A to buy the। मैंने तुझे इंड्यूस किया ही नहीं। देखो अभी आप लोग दीपक पाठक को जानते हो कि लॉ और इकोनॉमिक्स में दीपक पाठक सर पढ़ाते हैं, किसी को सजेस्ट भी करते हैं। अक्सर होता है जो मेरे पास एक बार पढ़ता है वो हमेशा सजेस्ट करता है कि भाई लॉ ही को पढ़ना सर के पास जाके फाउंडेशन में। अभी आपने सजेस्ट किया, बच्चा आगे एडमिशन लेता है लॉ इको के लिए, मान लो इंस्टीट्यूट में दूसरा भी कोई टीचर है, वैसे तो नहीं है हमारे, मेरे यहाँ एक मैं ही पढ़ाता हूँ, दूसरा टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि फिर हम क्लास लेंगे, क्योंकि दूसरा होगा तो फिर क्लास की और भी जबरदस्त खतरनाक क्लास होगी, तो उसके बाद दूसरा अपने आप चला जाएगा, उसको मना कर दिया जाएगा, सर यू आर नॉट केपेबल। ठीक है, ऐसा करा हुआ है मैंने 2-3 बार। इसलिए बोलता हूँ, सीना ठोक के बोलता हूँ। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हटवाया हुआ मैंने, 3-4 ऐसे सीए बड़े बड़े वैसे, और मैंने नहीं, मेरा काम, मैंने नहीं करा कुछ भी, मैं जाके पढ़ा के आया। तो फिर अभी आप लोगों को पता है, लेकिन मान लो जब आप पहली बार आए थे, कोई बच्चा जब पहली बार आया उसको थोड़ी पता है कि कौन है दीपक, कोई इमटेरियल स्टेटमेंट है, उसको नहीं पता ना, तो उसको कोई इंड्यूस थोड़ी किया। अब मान लो उसे दीपक पाठक ए की जगह दीपक पाठक बी से पढ़वा दो, तो तुम मैडम को कुछ उल्टा नहीं बोल सकते, क्यों, मैडम ने आपको इंड्यूस नहीं किया था, आप जानते ही नहीं थे उसको, आपको कोई मतलब ही नहीं था, समझ गए। लेकिन आपको पता है, उसके बाद आप इंड्यूस हो रहे हो। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होता है सर, वॉइडेबल होता है, वॉइडेबल होता है, लेकिन यस वो कैंसिल कर सकता है रीजनेबल टाइम में। अब ये नहीं 2.5 साल बाद आया जो मेरे साथ तो फ्रॉड किया था, ओ भाई रीजनेबल टाइम में आ। और दूसरा, ही कैन sue फॉर, या he can insist on the performance of contract on the condition that he shall be put in the position in which he would have been had the representation made been true। मतलब वो ये बोलेगा मुझे परफॉर्मेंस करके दे, और वो वाली जो मैं चाहता था, समझ गए। एक्सेप्शन है, इन फॉलोइंग केसेस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अगर आप अपनी ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस लगाते तो आपको पता चल जाता कि मैं फ्रॉड कर रहा हूं, आपने कोई ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस भी नहीं लगाया, तो फिर ये फ्रॉड। मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो आप भी तो क्रॉस वेरीफाई करोगे, लेट द बायर बीवेयर। बायर आंख बंद करके बैठा है और ना बायर ने कुछ एक्सप्लेन किया सेलर को, तो फिर बायर गलत है, सेलर नहीं है। और दूसरा, ए फ्रॉड विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट ऑफ द पार्टी टू द, तुम खुद ही आए हो, मैंने थोड़ी बुलाया था। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच इज फॉल्स would constitute misrepresentation if the maker believe it to be। दूसरा, where there is a breach of duty। तीसरा, innocent। ये तीनों मैंने एग्जांपल दिए थे ना, तीनों के तीन। एक ये डायरेक्टर वाला मैंने आपको क्लास में दिया अभी, ए मेक्स ए पॉजिटिव स्टेटमेंट टू बी दैट सी विल बी मेड द डायरेक्टर ऑफ, लेकिन सी डायरेक्टर नहीं बना, तो ऐसे में ये क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन।
ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मोटरसाइकिल वाला एग्जांपल। मैं आपको बाइक बेच रहा हूं, मुझे लग रहा है मेरा इंजन एक्सीलेंट कंडीशन में, मुझे क्या पता अंदर की दो तार जो है आपस में प्रेम कर रही है, मतलब चिपकी पड़ी है, इसकी वजह से इंजन में कुछ खराबी आ गई। समझ गए? आगे है डिफरेंस बिटवीन कोएर्जन एंड इन्फ्लुएंस, ये आप लोगों का होमवर्क है। फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन होमवर्क है, कई बार इन दोनों में से एक जगह क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। सही है। फिर हमने बात करी मिस्टेक की, तो चलो जी, मिस्टेक अबाउट लॉ। इंडियन लॉ क्या होता है? फॉरेन। मिस्टेक अबाउट फैक्ट क्या होता है? अभी देखेंगे। बायलेटरल है तो देखो, मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर जैसे क्वांटिटी, एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, लीगल, फिजिकल। यूनिलेटरल है तो वैलिड वॉइड दोनों। बायर की तरफ से होगा तो बायर की तरफ से होगा तो वैलिड, सेलर होगा तो ऑल वेल। ये आप लोग पढ़ के आना। अब यहां से हम लोग करेंगे अगली क्लास। ठीक है, थैंक यू।